सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,677 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,92,382 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 1,40,000 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अब तक 72.82% संक्रमित अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं। राज्य में 49,288 एक्टिव मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। अभी तक कुल 2,987 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। कानपुर में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरने से 4 पुलिसकर्मी दब गए। पास की बैरकों से घटनास्थल पर पहुंचे सिपाहियों ने चारों को निकाला। उन्हें कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक सिपाही अरविंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वकील आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अदालतों में वकीलों को बहस करने की व्यक्तिगत तौर पर मुकदमों को दाखिल करने की इजाजत नहीं मिलती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल वाद व आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की व्यवस्था की है, लेकिन अधिवक्ता इस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। उनकी दलील है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय कनेक्टिविटी बेहद खराब रहती है, जिससे केस पर असर पड़ रहा है। प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला बलिया जिले का है, जहां देर शाम बदमाशों ने न्यूज चैनल के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की गोली के शिकार बने पत्रकार का नाम रतन सिंह है। घटना फेफना थाना क्षेत्र के फेफना कस्बे का है। पत्रकार की हत्या से जिले में हड़कंप मच गया है। पत्रकारों में इस घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। राजधानी लखनऊ में दोपहर निगोहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार के सामने अचानक गाय आ गई। इससे बचने में ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे स्थित गुमटी में जा घुसा, जिससे गुमटी में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। कार सवार युवक भी घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायबरेली लखनऊ हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो झड़प हुई। कुछ ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति पर काबू पाया। बागपत जिले में कक्षा 8 की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने के बाद बदहवास हालात में छात्रा को मरा समझकर हिंडन नदी में फेंक दिया, लेकिन वह झाड़ियों में फंस गई। उसके कराहने की आवाज सुनकर पहुंचे किसानों ने उसे बचाया। पुलिस ने इस प्रकरण में 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। किशोरी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों ने रविवार की दोपहर एक व्यापारी रमेश पाल का अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूचना पर एक्शन में आई पुलिस ने व्यापारी को बरामद कर लिया है। इसके अलावा 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। उसकी तलाश शुरू की गई है। आगरा जिले में कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। सुबह यहां के मंडलायुक्त कमिश्नर अनिल कुमार की मां की मौत हो गई। उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। इससे पहले शनिवार रात उनके पिता की मौत हो गई थी। दोनों लोग कोरोना संक्रमित थे। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से एमएलसी रह चुके सीवी इनिस उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। यह आरोप उनकी विधवा बहू शिल्पी मिचेल इनिस ने लगाया है। सेंट जॉन एकेडमी रायपुर औद्योगिक क्षेत्र के संस्थापक सदस्य सीवी इनिस और उनके परिवार पर बहू शिल्पी ने संस्था के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। वाराणसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन को सीएम योगी से बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड करना और
फिर उसे वायरल करना भारी पड़ गया। डीएम कौशल राज शर्मा ने व्यापारी को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राकेश जैन के समर्थन में व्यापार मंडल खुलकर सामने आ गया है। जानकार बताते हैं कि शासन की नीतियों की गोपनीयता होती है, उसको ऐसे उजागर करना ठीक नहीं है। अपने पक्ष को जवाब देकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। दिल्ली में पकड़े गए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस यानी ISKP के आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ से यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS जल्द पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, वो भी सीधे। जल्द ATS की एक टीम दिल्ली जाकर यूसुफ से कई बिंदुओं पर सवाल जवाब करेगी। ADG ATS DK ठाकुर का कहना है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। बलरामपुर निवासी यूसुफ के स्थानीय कनेक्शनों से लेकर उसके मूवमेंट के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसके साथ ही सूबे में सक्रिय आतंकी संगठनों के एजेंटों की छानबीन भी तेज कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची गई, उसके दृष्टिगत भी ATS कई संदिग्धों के बारे में पड़ताल में जुटी है। कई पीढ़ियों से दूसरे देशों में जा बसे प्रदेश के मूल निवासियों को अपनी धरती से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने एक माध्यम तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय विभाग ने इसके लिए एकीकृत वेब पोर्टल बनाया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। CM योगी ने उम्मीद जताई है कि यह पोर्टल प्रवासी भारतीयों से सतत संवाद का माध्यम बनेगा और उनकी समस्याओं के समाधान में भी मददगार होगा। अब घर बैठे मोरंग व बालू व गिट्टी की भी ऑनलाइन खरीद हो सकेगी। इसके लिए योगी सरकार ने यूपी मिनरल मार्ट.com नाम से पोर्टल व मोबाइल ऐप बनवाया है। इस पोर्टल के जरिए सीधे खनन पट्टा धारकों व भंडारण लाइसेंस धारकों से उपखनिजों की खरीद हो सकेगी। कुछ ही दिनों में प्रदेशवासियों को खनिजों की ऑन साइट डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी, यानी आप सीधे खदानों से उचित मूल्य पर बालू, मोरंग व गिट्टी खरीद सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा मंजू शर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी कल तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय को कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस कार्य योजना के अनुसार अपना लक्ष्य तय करेगा और आगे के वर्षों में इसी के अनुरूप कार्य करेगा और बदलाव करेगा। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के शताब्दी फेज 2 अस्पताल में मेडिकल गैस पाइपलाइन बिछाने में घोटाला करने के आरोप में मेसर्स पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। KGMU में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य किया जा रहा था। थर्ड पार्टी जांच में गड़बड़ियों के आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि भविष्य में इसे किसी भी तरह का काम न दिए जाने का भी निर्देश दिया गया है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह और तत्कालीन CMS के बीच बातचीत की ऑडियो वायरल होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डीएम तत्कालीन CMS से किसी शिकायत के बारे में पूछते हैं, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनका गुस्सा बढ़ जाता है और वह कहते हैं कि बकवास कर रहे हो, तुम्हें 50 जूता मारकर भगा दूंगा। डीएम का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। BHU के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से रविवार को लापता हो गए 25 वर्षीय अजय भारती की लाश अस्पताल में ही मिली है। 24 घंटे में अजय के परिवार वाले अस्पताल के बाहर ही जमे थे। उनकी मांग थी कि CCTV फुटेज चेक किया जाए। इसी बीच सोमवार की शाम परिवार वालों को बताया गया कि अस्पताल के पिछले हिस्से में अजय की लाश मिली है। लाश मिलते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए पुलिस फोर्स
तैनात कर दी गई है। डाफी का रहने वाला अजय 12 अगस्त को बीएचयू में ही एक हादसे में घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने 15 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाया और बीएचयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बने कोरोना वार्ड में शिफ्ट करा दिया, जिसके बाद अब वह मृत पाया गया है। परिवार वालों का कहना है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है, जिससे वह मृत हो गया है।